Welcome student, welcome to another video tutorial from शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी पृथक्करण के नियम का। आज बात करेंगे स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये जो है मेंडल का तीसरा नियम था। सबसे पहले स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या होता है, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। और ये नियम कैसे खोजा गया और इसके ये कहां पर लगता है, इसके बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले आप यहां पर समझिए स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या होता है। जैसा कि यहां पर साफ-साफ दिखाई दे रखा है स्वतंत्र अपव्यवन अर्थात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अपव्यवन किसका होता है या असॉर्टमेंट किसका होता है, आपको पता है कैरेक्टर का ही असॉर्टमेंट होता है। और मेंडल ने कैरेक्टर्स को कारक कहा था। क्या कहा था? कारक कहा था। ठीक है, मेंडल ने बताया स्वतंत्र अपव्यवन का नियम हमको ये बताता है कि जो कारक होते हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आ और जा सकते हैं, किसी के साथ भी आ जा सकते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से मेंडल ने बताया जो कारक होते हैं वह स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, कि बाध्यता नहीं होती इनमें कि तो आपको इन्हीं के साथ जाना है, इन्हीं कैरेक्टर या इन्हीं लक्षणों के साथ जाना है। तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम हमें क्या बताता है? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम हमें ये बताता है कि जो कारक होते हैं वह स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे कारक के साथ आ जा सकते हैं। इनकी कोई बाध्यता नहीं होती कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहकर ही जा सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ या किसी के साथ भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मान लीजिए स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको एक तरीके से ये बताता है एक अनुवांशिक लक्षण का जो प्रबल कारक होता है। एक अनुवांशिक लक्षण, ये मान लीजिए एक अनुवांशिक लक्षण है भाई, एक अनुवांशिक लक्षण हमेशा डबल लेटर से रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक अनुवांशिक लक्षण, एक अनुवांशिक लक्षण प्रबल, एक अनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक, एक अनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक दूसरे अनुवांशिक लक्षण के प्रबल कारक के साथ ही नहीं बल्कि वह अप्रबल कारक के साथ भी आ जा सकता है। यही स्वतंत्र अपव्यवन का नियम हमें बताता है। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम हमें क्या बताता है? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम ये बताता है कि एक अनुवांशिक लक्षण का जो प्रबल कारक है, यहाँ पर देखिए दो कारक दिखा रखे हैं हमने, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, किसको? पीलेपन को प्रदर्शित करता है। क्या पीलापन? बीजपत्र का पीलापन। बीजपत्र को कोटिलिडॉन कहते हैं। बीजपत्र का क्या? पीलापन। और ये जो कैपिटल आर दिखा रखा है यहाँ पर, ये गोल बीज के लिए दिखा रखा है। दो लक्षण लिए हुए हैं यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर दो लक्षण लिए हुए हैं। तो दो लक्षण जब हमने एक दोनों एक साथ में ले रखे हैं यहाँ पर पहले ये देखिए कि जो कारक होते हैं, एक कारक जो कोई एक लक्षण दो कारकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक कारक ये, दूसरा ये कारक, ठीक है, अर्थात दो लेटर के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ कैपिटल वाई किसको प्रदर्शित कर रहा है? पीले बीजपत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये तो एक कारक हो गया पूरा, ये एक कारक किसका हो गया? बीजपत्र का हो गया। दूसरा देखिए कैपिटल आर किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये गोल बीज को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? गोल बीज को। बीज दो प्रकार के होते हैं, गोल होता है और दूसरा झुर्रीदार होता है। झुर्रीदार उसका अप्रभावी कारक होता है। देखिए यहाँ पर गोल बीज इस तरीके से गोल दिखाई पड़ता है, ठीक है। और कोटिलिडॉन जो होता है वो कैसा होता है? पीला। ये दोनों कैसे लक्षण थे? मेंडल ने जब 7 लक्षण चूज किए थे तो वहां पर भी बताया गया था ये दोनों प्रभावी लक्षण थे। कैसे कैरेक्टर थे? प्रभावी लक्षण। तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम हमें क्या बताता है कि एक अनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक दूसरे अनुवांशिक लक्षण के प्रबल कारक के साथ ही नहीं बल्कि अप्रबल कारक के साथ भी जा सकता है। और एक अनुवांशिक लक्षण का अप्रबल कारक दूसरे अनुवांशिक लक्षण के अप्रबल कारक के साथ ही नहीं बल्कि प्रबल कारक के साथ भी जा सकता है। यही स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या है कि एक अनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक दूसरे अनुवांशिक लक्षण के प्रबल कारक के साथ ही नहीं बल्कि वह अप्रबल कारक के साथ भी जा सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले ये दो हमने कारक दिए। देखिए एक चीज और पहले आप ये समझ लीजिए यहाँ पर कि
कि जो स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम है, ये स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम जो है, ये जो है द्विसंकर संकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेंडल ने पहले एक संकर संकरण कराया, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर संकरण क्या होता है? जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। और स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम हमेशा याद रखिएगा द्विसंकर संकरण के लिए ही लगता है। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण को एक साथ हमने लिया तो फिर क्रॉस करा के देखा, तब ये नियम निकल करके आया स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम। तो स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम हमेशा जो है दो जोड़ी विपरीत लक्षण जब लिए जाते हैं तो वहां पर लगता है। तो यहाँ पर दो जोड़ी विपरीत लक्षण कौन कौन से लिए? देखिए, बीज पत्र का पीला रंग ले लिया है, एक लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण, बीज का जो आकार था वो गोल बीज था, ये ले लिया। ठीक है, इसके विपरीत लक्षण अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं आपको पता है? बीज पत्र का पीला रंग प्रभावी होता है किसके ऊपर? बीज पत्र के हरे रंग के ऊपर। किसका है? बीज पत्र का कलर था। किसका था? बीज पत्र का कलर था। बीज पत्र का हरा रंग कैसा होता है? अप्रभावी होता है। और बीज पत्र का पीला रंग कैसा होता है? प्रभावी होता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा कैरेक्टर क्या ले लिया? बीज का आकार ले लिया, गोल बीज हो गया। और दूसरा झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज आपको पता है किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है, इस तरीके। भाई आपने मटर देखी भी होगी, एक मटर जो पीली वाली आती है, जो चाट वाले इस्तेमाल करते हैं ना, वो गोल मटर होती है। ठीक है, और एक मटर जो ग्रीन कलर की आती देखी होगी, वो मटर झुर्रीदार होती है, उसमें बीच बीच में गड्ढे पाए जाते हैं इस तरीके से। तो ये कैसी हो गई? झुर्री, यानी कि बीज का यहाँ आकार क्या हो गया? गोल हो गया। और यहाँ पर बीज का आकार क्या हो गया? झुर्रीदार हो गया। झुर्रीदार को रिंकल्ड कहते हैं। आगे बात समझ। तो भाई ये बीज पत्र का पीला रंग प्रभावी है बीज पत्र के हरे रंग के ऊपर, और बीज का आकार, बीज का गोल आकार प्रभावी है बीज के झुर्रीदार आकार के ऊपर। तो दो जोड़ी लक्षण हुए ना, तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम हमेशा द्विसंकर संकरण के ऊपर ही लगता है। ठीक है, दूसरी बात कि आप देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या बताता है? स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम क्या बताता है? ध्यान से समझ लीजिए। स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम ये बताता है कि एक अनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक हमेशा दूसरे अनुवांशिक लक्षण के प्रबल कारक के साथ ही नहीं बल्कि वह क्या अप्रबल कारक के साथ भी जा सकता है। या इसको उल्टा कर लीजिए, एक अनुवांशिक लक्षण का अप्रबल कारक हमेशा दूसरे अनुवांशिक लक्षण के अप्रबल कारक के साथ ही नहीं रहकर यह प्रबल कारक के साथ भी जा सकता है। इसी को हम स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम कहते हैं। ओके, आगे का समझ। तो ये स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम कहलाता है। अब इसका क्रॉस कैसे कराया जाता है? देखिए यहाँ पर क्रॉस कराने के लिए देखिए दो जोड़ी विपरीत लक्षण हमने ध्यान में रख के लिए यहाँ। ठीक है, अब इनके गैमीट्स बनाने, युग्मक बनाने, पहले हम क्या करते हैं? युग्मक बनाते हैं ना। तो पहले युग्मक बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको चक्कर बोर्ड के ऊपर रख करके क्रॉस कराएंगे। चक्कर बोर्ड क्या होता है? चक्कर बोर्ड एक स्क्वायर की तरह इस तरीके से एक डिब्बे आकार का होता है, इस तरीके से। इसमें और भी बॉक्स होते हैं, चक्कर ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर एक तरफ मेल गैमीट को रख दिया जाता है, इस तरफ मेल, मान लीजिए इस तरफ हमने क्या रख दिया? ये मेल गैमीट को रख दिया, और यहाँ पर हम ऐसा फीमेल गैमीट को रखते हैं। किसको रखते हैं? फीमेल गैमीट। एक तरफ मेल गैमीट और दूसरी तरफ फीमेल गैमीट रखते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। अब जैसे मान लीजिए हमने कैपिटल टी दिया था, कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, इसके गैमीट बनाते हैं। तो इसको मेल मान लीजिए, इसको फीमेल मान लीजिए, या इसको फीमेल मान लीजिए, मेल मान लीजिए, की बात है, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ कैसे रखेंगे? देखिए इसके गैमीट बनाने, ये एक लक्षण है, उसके कारक दे रखे। तो ये क्या है? इसको मेल मान लिया, तो ये मेल के कैरेक्टर या कैपिटल टी यहाँ रख दिया, कैपिटल टी यहाँ रख दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या है? फीमेल था, इसको स्मॉल टी यहाँ रख दिया, स्मॉल टी यहाँ रख दिया। अब क्रॉस कराते हैं इसका, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ कराएंगे, इसका पहले इसके साथ कराएंगे, फिर इसके साथ कराएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और इसका इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से ये चक्कर बोर्ड
चक्कर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इस तरीके से हम एक तरफ मेल गैमीट रख देते हैं और दूसरी तरफ फीमेल गैमीट रख देते हैं। जो गैमीट्स हमारे बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम रख देंगे मेल वाले पोर्शन में स्मॉल टी इस तरीके से और यहाँ पर क्या रख देंगे स्मॉल टी क्रॉस करा के रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। इसको चक्कर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हमको ये जो है यहाँ पर गैमीट्स बनाने द्विसंकर संकरण है, यहाँ पर गैमीट्स बनाने में बड़ी परेशानी होती। अगर हमारे गैमीट्स बन जाते हैं तो हम उसका क्रॉस करा के रिजल्ट जो है निकालने में हमको बहुत सुविधा होती है। अगर गैमीट हमारे गलत बन गए तो पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा रिजल्ट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गैमीट कैसे बनाएंगे इसके लिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान रखिएगा इस तरीके को। देखिए यहाँ पर कैपिटल आर तो सबसे पहले दो चीजें आप आगे हुए सरकार जोड़े में पाए जाते हैं। सबसे पहले ये जोड़ा ले लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे कैपिटल वाई, ये ले लिया हमने कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब इसको देखिए गैमीट्स कैसे बनाए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ वाई लिखा है, वाई यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ फिर वाई लिखा है, इसके नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आर लिखा है, फिर आर लिखा है। अब यहाँ पर दो आर है ना तो ये इस तरीके से यहाँ पर दो लाइनें ऐसे बना लेंगे और यहाँ कैपिटल आर। ठीक है, क्या हो गया कैपिटल आर। ठीक है, एक दो बाई थे यहाँ पर, एक बाई यहाँ लिखा एक बाई यहाँ लिखा। उसके बाद फिर दो डंडे खींचे, उसके बाद क्या है आर है और फिर इसके बाद क्या है आर है और फिर कैपिटल आर। एक आर यहाँ रख दिया, एक आर यहाँ रख दिया, एक आर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो आप डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी निकाल लो, उसके भी गैमीट बना लो। फिर से समझिए कैपिटल वाई कैपिटल आर। पहले कैपिटल वाई रखा, पहले कैपिटल वाई ऊपर रखा एक था और दूसरा यहाँ था। ठीक है, इसके बाद जो होगा वो नीचे रखा जाएगा, ये याद रखिए। पहले इसको लिखा, इसके बाद क्या है वाई, इसको यहाँ रख दीजिए। फिर यहाँ पर दो आर है तो दो डंडे खींच लीजिए, एक आर ऊपर रख दीजिए, उसी का आर नीचे रख दीजिए। फिर इसमें भी इसी तरीके से करिए इस वाई, इसमें भी एक आर ऊपर एक आर। आप देखिए कैसे कैसे बनाएंगे, इसको काटिए ऐसे। क्या आया हमारे पास कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, अब देखिए इसकी मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इसको इसके साथ ये यहाँ से आप मान लीजिए ये इसके साथ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, ये इसके साथ चला गया। अब ये फिर इसके साथ जाएगा इस तरीके से, तो क्या आया कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसी तरीके से ये इसके साथ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर ये इसके साथ जाएगा, क्या आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये गैमीट्स बन गए, क्या बन गए भाई गैमीट्स। ठीक है, इसी तरीके से इसके भी गैमीट्स बना लीजिए, इसके भी गैमीट्स हम यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा हुआ है स्मॉल वाई नीचे लिखा, फिर उसके बाद क्या है दूसरा स्मॉल वाई लिख दिया। अब इसके बाद दो डंडे पीछे क्योंकि वहाँ पर दो आर है तो एक आर यहाँ लिख दिया, एक आर यहाँ, इसके साथ में एक आर यहाँ, एक आर यहाँ लिख दिया। इसको काटा, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर आया, इसको काटा स्मॉल वाई स्मॉल आर आया, इसको काटा स्मॉल वाई स्मॉल आर आया, इसको काटा स्मॉल वाई स्मॉल आर आया। ये गैमीट्स बन गए देखिए हमारे। ठीक है, ये क्या बन गए गैमीट्स बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम गैमीट्स बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इस लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसको गैमीट्स बनाना सीख लीजिए किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसके गैमीट्स बनाइए। यहाँ पर मैंने ले लिया कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पे लिख लिया कैपिटल टी। इसके जरा गैमीट्स बनाइएगा। और यहाँ पर हमने लिखा स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल टी। इसकी जरा गैमीट्स बना के कॉपी में देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सैनी, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कौन सा? एसिटिक एसिड। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था, जब आपका टॉपिक एंड हो रहा था, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। एसिटिक एसिड टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जनरल बड़े इजीली हम लोगों को हमारे आसपास मिल जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका बिना अचार में काम ही नहीं चलता, और अगर अचार बन रहा है तो किससे बन रहा है? सिरका से, है ना। तो जब बात करनी है एसिटिक एसिड की, तो आपको ये बात पता है कि एसिटिक एसिड का एक और नाम होता है कौन सा? विनेगर। इसे बोलते हैं सिरका। एसिटिक एसिड है क्या? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो भैया अपने एग्जाम के लिए यही जान लीजिए, फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसका IUPAC नाम जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में वो है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। ओके, तो अरे दूसरा पॉइंट है कि एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? बेसिक, जबकि इसे लोग सिरका भी बोलते हैं। तो समझिएगा, एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वर्ड है ना एसिटिक, बेटा ये जो एसिटिक वाला वर्ड है ये आया हुआ है एसिटम से। कहां से आया हुआ है? एसिटम से। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, ये है एक लैटिन शब्द, एसिटिक एसिटम से आया हुआ है, और इसका मतलब जो होता है ना वो एक्चुअली मतलब विनेगर ही होता है। और सबसे पहले ये वही विनेगर में भी देखा भी गया था, विनेगर मतलब सिरका की बात करनी है तो ये सिरका में पाया गया था, वहां पर देखा गया था। तो ये बात आप सिंपल से कही जा रही है भाई, एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड इसलिए कहते हैं कि जो सबसे पहले आपको ये वाला एसिड मिला वो कहां से मिला? सिरका से मिला। किससे मिला? सिरका से। और सिरका को लैटिन भाषा में क्या बोलते थे? एसिटम बोलते थे। दैट्स व्हाई एसिटम से जो मिला है आपको एसिड, उसे कहते हैं क्या? एसिटिक एसिड। पॉइंट इज क्लियर? बात आपको समझ में आ गई होगी कि एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि विनेगर यानी कि सिरका में सबसे पहले आपको मिला, और सिरका को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? एसिटम। तो एसिटम से प्राप्त होने वाला एसिड है आपका एसिटिक एसिड। तो जब ये कुछ पॉइंट आपको पता चल जाता है तो एक और पॉइंट बात हम लोग करेंगे, यही स्टार्टिंग में पढ़े गए हैं। इस एसिटिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज इनको भी करते हैं डिस्कस। क्या है इनके भौतिक गुण? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं तो भाई कैसा लिखते हैं, सबने देखा होगा। तो यह एक रंगहीन द्रव होता है जो स्वाद में होता है कैसा? खट्टा। तो भाई है ना, यह एक रंगहीन द्रव है, यह स्वाद में खट्टा होता है, यह जल में, अल्कोहल में, ईथर में विलय है। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4, है ना। चलिए एटलीस्ट आप लोग 3 पॉइंट लिख सकते हैं। कैसा? यह है एक रंगहीन द्रव है, ओके, और स्वाद कैसा है इसका? खट्टा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बोल रहे हैं कि यह जल, अल्कोहल, ईथर आदि में विलय होता है। ओके ना। एक और, अब भाई ये द्रव है सो ऑब्वियस इसका क्या होगा? क्वथनांक क्या करना? क्वथनांक देखेंगे आप, आपसे बात कही जाए। अच्छा, एक और पॉइंट, क्योंकि एसिटिक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड इसलिए भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड लोग, ये जब आपको पॉइंट बताइएगा कि भाई खट्टा होता है तो आपको एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बताना मैं भूल जाता अभी, मैं आपको बता दूंगा। इसको लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपसे एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एसिटिक एसिड नहीं बोला हूँ, उन्होंने कहा कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है। 12th में भी पूछा गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, बताइए। तो एसिटिक एसिड तो आपको पता है, लेकिन जब उन्होंने एसिटिक एसिड के साथ टर्म यूज कर दिया बेटा क्या? ग्लेशियल, तो कुछ नया हो गया बच्चों के लिए। अब ये है क्या? तो आप अगर इस ग्लेशियल को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या समझना है, बताइए। ग्लेशियल आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ग्लेशियल से रिलेटेड एक टर्म आपने जरूर देखा होगा, जिसमें क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। सुना हुआ है ना? ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का जमा हुआ समुद्र पूरा, है ना। वही तो ग्लेशियर होता है ना, पूरा जमा हुआ समुद्र, जितना भी बर्फ पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है वही समुद्र है। अब जब इन्होंने कहा ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्ड है ना ग्लेशियल, को कहां से आया है? ग्लेशियर से। ग्लेशियर कैसा है? बर्फ के समान बिल्कुल सफेद, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कैसा होगा? जी हाँ, बर्फ के समान बिल्कुल सफेद ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। तो ऐसा एसिटिक एसिड जो बिल्कुल जमा हुआ होता है, लाइक आइस, बिल्कुल बर्फ के समान होता है, सफेद होता है, वो आपका क्या होता है?
ग्लेशियल एसिटिक अम्ल होता है। कैसे मिलता है, कब मिलता है, उसके लिए कह रहे हैं कि 16.5 डिग्री सेल्सियस पर, ओके 16.5 डिग्री सेल्सियस पर यह 100% प्योर बिल्कुल जम जाता है। 16.5 डिग्री सेल्सियस पर 100% CH3COOH को क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जम करके कैसा हो जाता है, ग्लेशियर के समान यानी बर्फ के समान हो जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, आंसर एक लाइन में 16.5 डिग्री सेल्सियस पर 100% प्योर शुद्ध एसिटिक अम्ल जम जाता है, प्योर हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जमने के बाद में बर्फ के समान दिखाई पड़ता है प्रतीक। ओके ना, सो दिस इज द पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ रहे हैं। वो लास्ट पॉइंट है आपका क्वथनांक। बस इसके बाद में आपकी फिजिकल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बनानी है, तो क्वथनांक की बात करेंगे। बेटा इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक होता है 118, ठीक है ना। तो अभी इतनी सारी चीजों के साथ मुझे क्या क्या देगा, एसिटिक अम्ल का फार्मूला। अच्छा ये MF लिखा हुआ है, MF का मतलब अणु, SF का मतलब संरचना सूत्र, और ध्यान से देखते रहेंगे अच्छा लगेगा, संरचना सूत्र। ओके, और इसका एपिसिलिन ऑब्वियस है, एस्थेनोइक एसिड। एसिटिक अम्ल आपने पढ़ा, उसको एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं, बढ़ रहा है एसिटम से, और एसिटम लैटिन भाषा का एक शब्द है, उसका मतलब होता है विनेगर यानी कि सिरका। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कहलाता है एसिटिक अम्ल। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई मैंने। यह एक रंगहीन द्रव है, स्वाद में खट्टा होता है, जल अल्कोहल ईथर में विलय होता है। इसका 16 क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस, और साथ में कहा गया कि 16.5 डिग्री सेल्सियस पर 100% प्योर एसिटिक अम्ल को कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। जमने के बाद यह बर्फ के समान बिल्कुल सफेद हो जाता है। ये कुछ एक पॉइंट्स आपको अभी बताया है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। अच्छा आप कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी जाए, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी जाए, जबकि अल्कोहल वाले केस में तो आपने एमओपी भी पढ़ा हुआ था। एसिटिक अम्ल का एमओपी पढ़ी नहीं है, एसिटिक अम्ल को बनाएंगे कैसे। तो बच्चों एसिटिक अम्ल का जो एमओपी है वो आपकी क्लास 10 में नहीं है, वो आपको क्लास 12 में पढ़ना है। इंडिया में जब आप पहुंच जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं। ट्यूब क्लीनिंग का प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल वे में, हम लोग वहाँ से बनाते हैं, और एसिड रेन से भी बनाते हैं। फर्दर अन्य विधियाँ और भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, बताई जाएंगी लेकिन क्लास 12 में। अभी के लिए केवल आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पूछी जाती है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ लीजिएगा। और फिजिकल आपकी इतनी ज़्यादा पूछी नहीं आती, लेकिन मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ जनरल में, तो वो मैंने आपको बता दिया। चलिए तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं। अब भाई स्वाद खट्टा है तो खट्टे क्या होते हैं, अम्ल, नाम में भी अम्ल है ना, तो इसका अम्लीय गुण कैसा होता है। सबसे पहली बात होगी ये बाय नेचर है एसिडिक, तो भाई साहब एसिडिक है तो आपको हमको सबको पता होना चाहिए क्या एसिड जो होते हैं वो जल में क्या देते हैं, H+। देखिए यहाँ पर भी होता है भाई वाला काम। एसिटिक एसिड को जैसे ही आप वाटर में करते हैं डिसॉल्व, तो हमें एक्वस मीडियम में ये होता है डिसोसिएट और दे देता है प्रोटॉन। AQ लिख रहे हैं, AQ का मतलब एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये एसिटेट आयन हो जाएगा अलग, और ये एक आपको प्रोटॉन मिल जा रहा है H+ आयन। और सबको पता है हम क्या देते हैं, H आयन यानी कि प्रोटॉन, ठीक है ना। ये है एसिटिक अम्ल, ये है एसिटेट आयन, और ये है प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, क्या करते हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट्स आपको बताएगा। ऐसे ही क्योंकि आपको एसिटिक अम्ल में क्या दिख रहा है बेटा, ये आपका एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, इसमें आपको एक दिख रहा है, वो एक वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, एक वाली जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई थी
सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल गई, सारी का मतलब मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं, अच्छा जैसे वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी में एक दहन देखा हुआ था, दहन पता नहीं है लेकिन दहन में भी वही होगा, सेम टाइप में। हमने आपसे कहा था कोई भी कार्बनिक यौगिक है आप उसका दहन कराओगे, जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 निकल जाते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल निकलते हैं। ठीक बात है ना बेटा, वही काम यहाँ भी कर लीजिएगा। हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सोडियम से, जैसे आपको उसके बाद वाली मैंने तुरंत अभिक्रिया बताई ना एल्कोहल में, सोडियम से अभिक्रिया क्या हुआ था, याद करें, H2 निकला हुआ था, हाइड्रोजन गैस निकलती है, एग्जैक्टली वही वाला काम होगा यहाँ पे। चलो देखते हैं भाई कैसे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। CH3COOH और Na से आप रिएक्ट कराओगे, हमने बताया था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। क्या होगा यहाँ पर, ये H हटेगा, Na जुड़ेगा तो H2 गैस निकलती है, यहाँ तो एक ही H है ना, एक H, तो आप क्या करोगे, उसे मल्टीप्लाई करोगे। अब जब एक Na एक H निकाल रहा है, देखो आपने क्या किया हुआ है, ऐसे आपको कंपाउंड मिल जाएगा CH3COOH। मैंने आपसे क्या कहा कि ये CH3COOH लिखा हुआ है, Na क्या करता है, H हटा देता है और खुद वहां पर जुड़ जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है CH3COONA। और निकला क्या, H2 हाइड्रोजन गैस, केवल H नहीं, हाइड्रोजन गैस तो H2 है, H2 की फॉर्म में से आता है, तो H2 गैस तो निकल गया, बट हमारे पास है कहाँ, एक ही तो H है, तो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, 2H के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप देख लो 2 सोडियम है, सब बैलेंस हो गया। चलिए तो देख लेते हैं इसका नाम होगा क्या, नाम है बेटा सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट। ओके, टू मच इजी। हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हम लिक्विड पढ़ रहे हैं, तो आप क्षार से अभिक्रिया करा दो, NaOH से क्षार होता है, NaOH से अभिक्रिया करा दो, ठीक, Na से कराएंगे अभिक्रिया CH3COOH, और आप इसको Na से रिएक्ट करा रहे हैं, क्या बनेगा, देखिए देख के पहचान में होंगे, अम्ल क्या देता है, क्षार क्या देता है, HOH निकल जाएगा, क्या बनेगा, बनेगा, और ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा CH3, ओके ना। तो ये तो आपने अम्लीय गुण पढ़ लिए। अब अच्छा अम्लीय गुणों की एक बार अभी हम में परीक्षण पढ़ेंगे, तो परीक्षण में हम लोग पढ़ेंगे, देखो बहुत जरूर से पढ़ना लिटमस पेपर टेस्ट। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि मैं आपसे पूछूंगा कि भाई लिटमस पेपर टेस्ट होता क्या है, आप पहले पता करिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। परीक्षण हम लोग पढ़ने होते हैं, जब पूरी केमिकल पढ़ लेते हैं उसके बाद परीक्षण पढ़ते हैं। तो आज आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा, IUPAC पढ़ी, और कुछ एक एसिडिक प्रॉपर्टीज केमिकल में पढ़ा हुआ है। बाकी की बची हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज और यूजेस एथिल अल्कोहल में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था एरेज में आप लोगों ने पढ़ा 1D एरे, 2D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। फिर आप लोगों ने पढ़ा था शॉर्टिंग, दोनों शॉर्टिंग आपने पढ़ी, बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है स्ट्रिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रिंग जो होती है वो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होती है। क्या होती है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, it is the sequence of characters and enclosed by double quotes. Every string has a null character. Every string has a null character and
enclosed by double quotes. Every string has a null character at the end. हर स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होता है, एक नल कैरेक्टर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो स्ट्रिंग हमारी है कि नहीं है। और कोई भी स्ट्रिंग हमको लिखना होता है, अगर हमें सी और C++ प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, डबल कोट्स का यूज करते हैं। अगर हमें कैरेक्टर लिखना होता है तो उसके लिए हम लोग सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टरों का एक समूह होता है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। और हर स्ट्रिंग में का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल कैरेक्टर होता है, यानी स्ट्रिंग का जो टर्मिनेशन होता है वो नल के द्वारा किया जाता है। अब हम लोगों का क्या है, ये हो गया डिफिनेशन। अगला पॉइंट क्या है, डिक्लेरेशन। हाउ वी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, हाउ वी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, हाउ वी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसको देखिए। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए क्या होता है, डेटा टाइप, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग साइज या साइज। तो डेटा टाइप, स्ट्रिंग नेम और साइज, यानी हम लोग को अगर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो हमें तीन चीजें जरूरत होती है, डेटा टाइप, और स्ट्रिंग जनरली कैसी होती है, कैरेक्टर। तो कैर, स्ट्रिंग का नाम अगर हमारा s है और साइज है 50, इस तरह से। अगर इसको हमको ग्राफिकली दिखाना है तो हम किस तरह से इसको दिखा सकते हैं, ग्राफिकल वे में। इसको अगर हमें ग्राफिकल वे में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। आप लोगों को याद होगा कि हमने एरे पढ़ा था। एरे क्या होता है, एरे में भी आपका पोजीशंस होती है, तो यहाँ पे पोजीशंस होंगी। ये S0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ऐसे चलते रहेंगे, ये 50। यहाँ पे क्या होगा, नल करेक्टर, क्या होगा, नल करेक्टर। और यहाँ पर स्ट्रिंग हम लोग स्टोर करेंगे। जैसे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, तो ये क्या स्ट्रिंग कैसे स्टोर हुई, ये इस तरह से ग्राफिकल मैनर में स्टोर होती है। और हर स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हम लोग स्ट्रिंग क्या होती है, ये समझ में आ गया। हाउ वी डिक्लेयर स्ट्रिंग, और कैसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं ये पता चल गया। और कैसे हम ग्राफिकल रूप से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये पता चल गया। अब अगला है हमें हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग ले ली, जैसे यही ले लिया, कैर एस ABCD हमारी क्या होगा, ये स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग है, क्योंकि इसको हमने डबल कोट्स में रखा है। हम लोग साइज दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसको और एक तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे साइज दे दिया, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और भी तरीके हैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के। अगर आपको और दूसरे तरीके से करके दिखाना है तो आप इस तरीके से भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में रख रहे हैं और सबसे लास्ट में नल कैरेक्टर्स होता है हमारा। तो ये देखिए एक तरीका ये है, इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक और तरीका होता है किस तरह से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रिंग को। एक और वे है, क्या है वो वे, देखिए ये सब तरीके हैं, आपको स्ट्रिंग को इनिशियलाइज आप लोग इन तरीकों से कर सकते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, असाइनिंग वैल्यू
टू स्ट्रिंग्स। किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। चूंकि एरेज और स्ट्रिंग जो होते हैं वो सेकेंडरी सिटीजन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग वैल्यू को असाइन नहीं कर पाते हैं। इसमें वैल्यू को असाइन हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग इसमें हम लोग नहीं कर पाते। अब अगला क्या लिखा है, रीड स्ट्रिंग्स फ्रॉम द यूजर। किस तरह से हम लोग यूजर से स्ट्रिंग रीड करेंगे, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं स्कैनर। स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं यूजर से। स्कैनर फंक्शन इसके लिए यूज किया जाता है, जो क्या करता है, वो स्ट्रिंग को रीड करता है। कहां से रीड करता है, यूजर से रीड करता है। अब अगर लिखा हाउ टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट की लाइन हम लोग को रीड करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की लाइन रीड करने के लिए हम लोगों के पास दो फंक्शंस होते हैं, गेट्स और fgets। fgets जो होता है उसमें साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। fgets को साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ यूज करने पर fgets मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स को ही प्रिंट करा सकता है। लेकिन गेट्स में हम एक पूरी स्ट्रिंग ले सकते हैं, वो चाहे 40 कैरेक्टर्स की हो चाहे 50 कैरेक्टर्स की हो। गेट्स का प्रयोग करके हम पूरी स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं एक बार में। और इसी प्रकार पुट्स फंक्शन का प्रयोग करके पूरी स्ट्रिंग को एक बार में प्रिंट करा सकते हैं। तो ये नॉर्मल पॉइंट्स थे स्ट्रिंग के, जहां पर हम लोगों ने स्ट्रिंग की डेफिनेशन को देखा, स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन को देखा, स्ट्रिंग के इनिशियलाइजेशन को देखा, ये पता किया कि हम लोग किस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं या नहीं करते स्ट्रिंग्स में। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्ट्रिंग रीड कैसे करते हैं यूजर से, स्कैनर फंक्शन की सहायता से। रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास fgets फंक्शन होता है जो मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स को करता है, हमारा स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। और एक हमारा गेट फंक्शन होता है जो किसी भी नंबर की स्ट्रिंग को इनपुट करा सकता है, और प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पुट्स फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल की सहायता से आगे स्ट्रिंग के बारे में समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग में कि किस तरह से स्ट्रिंग में हम लोग पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन कैसे हम लोग पास करते हैं स्ट्रिंग को फंक्शन में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं हेडर फाइल #include stdio.h और एक फंक्शन बनाते हैं void। ये क्या है, हमारा डेटा टाइप। फंक्शन नेम है डिस्प्ले स्ट्रिंग और उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया है char str array टाइप का। उसके बाद हम लोग लिया है इंटीजर नेम और एक हम लोगों ने स्ट्रिंग ली है कैरेक्टर टाइप की जिसका साइज 50 है। हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद इंटर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को इंटर कराया fgets। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रिंग जो है मैक्सिमम आपकी कितने साइज की होगी, 30 साइज की होगी। stdio स्टैंडर्ड इनपुट के लिए होता है। डिस्प्ले स्ट्रिंग str ये हमने यहाँ पर पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन किया है और यहाँ रिटर्न करा। ये हमने यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है void डिस्प्ले स्ट्रिंग। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ डेटा टाइप है। डिस्प्ले स्ट्रिंग जो है फंक्शन नेम है, char str इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास की गई है। प्रिंटफ स्ट्रिंग आउटपुट जो है पुट्स की सहायता से यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर किसी फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग को हम लोग पास कर सकते हैं। अब देखिए पॉइंटर्स के साथ स्ट्रिंग का क्या बिहेवियर होता है। इसके लिए हम लोग जानने के लिए प्रोग्राम देखते हैं। ये हमारा देखिए है हमारी हेडर फाइल है, इसमें और हेडर फाइल हम लोग यूज कर सकते हैं string.h, convert.h। उसके बाद देखिए ये हमारा int main void रिटर्न करेगा। एक हमने यहाँ पे नेम ले लिया, स्ट्रिंग पास करा दी हैरी पॉटर, ये स्ट्रिंग हमने पास करा दी और यहाँ प्रिंट कराना शुरू किया। सबसे पहली पोजीशन पे क्या है h, तो ये नेम में ये पॉइंटर है, पॉइंटर नेम क्या है, नेम एड्रेस है और ये पॉइंटर है यानी इनडायरेक्शन ऑपरेटर है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी वैल्यू एट एड्रेस क्या है हमारा h, तो ये h प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा में आएगा नेम +1 यानी इससे ये 0 पोजीशन पहली पोजीशन पे जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a दिया है तो उसको प्रिंट कर देगा। पॉइंटर लगा है, पॉइंटर में हमेशा वैल्यू प्रिंट करता है। अब हम लोगों की नेक्स्ट है नेम +7, तो 7th वाली पोजीशन पे जाएगा और वो प्रिंट करेगा। इसके बाद हम लोगों का क्या है,
क्या है, पॉइंटर नेम पीटीआर। तो नेम पीटीआर के अंदर उन्होंने नेम ले लिया, इसमें भी इस तरह से उन्होंने प्रिंटिंग कराई। तो पहले प्रिंट करेगा एच, फिर प्रिंट करेगा ए, फिर प्रिंट करेगा ओ। इस तरह से उन्होंने देखा कि स्ट्रिंग का फंक्शन के साथ क्या बिहेवियर है और स्ट्रिंग्स का पॉइंटर के साथ क्या बिहेवियर है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। Good morning, student. In our previous video lecture class, we started second part of your syllabus, means grammar portion, and I gave you a basic introduction related to grammar. As you know that every language is divided into two parts, literature and grammar. Okay, what is language? Language is medium of conversation, you know, and grammar teaches us to read and write and speak any language proper, correct way. Okay, so and our English language in grammar portion, that is start with every grammar start with the alphabets. Okay, and you know in English alphabet there are total 26 letters which are divided into two parts. There are two kinds, two types of letter. They are vowel and consonant. Okay, as you know that letter is the smallest unit of any numbers, and here in English the same thing is going on, and after that there is in that channel, in that process, after letter becomes on the words. You know, words is a group of meaningful letter, group of words which has its meaning. अगर मीनिंग नहीं है तो कोई भी जो हम लेटर कंबाइन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता. And in that chain, after group after words we reach at the sentence, है ना. लेटर से मिलकर बना वर्ड से मिलकर बना सेंटेंस. ठीक है, तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस. व्हाट है कंप्लीट सेंस? ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेंटेंस पार्ट, कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कितनी चीज़ें आती हैं. ओके, तो एज फार एज सेंटेंस इज कंसर्न, यू शुड नो there are two things, kinds of sentence and parts of sentence. Okay, as far as kinds of sentence is related, या types of sentence is related, there are 5 types of sentence. previous audio में भी मैंने इसको डिस्कस किया था. assertive, interrogative, imperative, exclamatory and object. But here today we are not going to discuss about the kinds of or types of sentence. Here we are going to discuss about parts of sentence. ठीक है, सेंटेंस में कितने टुकड़े यानी कितनी चीजें मिलकर सेंटेंस बनता है. ठीक, नाउ देयर इज नो रिलेशन ऑफ वैरायटी. काइंड्स ऑफ वैरायटी या टाइप्स की चर्चा नहीं कर रहे लोग. क्या कर रहे हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टुकड़े या कितने हिस्से उसके बनाए जा सकते हैं. ठीक है, तो आफ्टर डिफाइनिंग सेंटेंस we will discuss about the parts of sentence, and they are subject and predicate. आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं. तो आपका जो सेंटेंस है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इन कॉमन लैंग्वेज इज डूअर, करने वाला, कर्ता, सब्जेक्ट. ठीक, as far as definition is concerned, subject is the part which names the person or thing. ठीक, यानी सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हमारा प्रेडिकेट जो है वो चर्चा करता है, उसके बारे में बताता है, उसका नाम होता है, नाम रखता है, या उस थिंग के बारे में या पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में हम चर्चा करते हैं. तो सब्जेक्ट इज डूअर, एक करता है, कार्य करता मीन्स कार्य करने वाला डूअर है. और ये वो पार्ट है जिसमें पर्सन, प्लेस या थिंग का हम नाम रखते हैं या उसके बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं. नाउ सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज द पार्ट व्हिच टेल्स अबाउट समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. जो हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन के रूप में पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, जो कुछ भी हो,
हम उसके बारे में जो डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ओके, सो as far as your topic is reordering of sentence is concerned, we will discuss about subject and predicate in detail. Today we will discuss about subject. Okay, subject क्या होता है ये तो पता चल गया. अब subject में क्या क्या शामिल है, what part contains the subject, we will discuss. Subject, actually subject is doer and it is a head word. Head word or we call it main word. Head word भी कह सकते हैं और main word भी कह सकते हैं. ठीक है, head word को ही बेसिकली आपको समझना होगा क्योंकि जो predicate part है that is started with helping verb. Basically it is both an object. ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट here we are going to discuss and later verb and object that comes under the category of predicate. और एक चीज़ और समझनी होगी बच्चों कि the sentence start with subject and then in the series comes verb and object. पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस पार्ट को स्ट्रेस देने के लिए पहले रख देते हैं और कॉमन आके सब्जेक्ट वाला पार्ट जो है उसको बाद में रिप्लेस करते हैं. ठीक है, ये रेयर होता है. जनरली सब्जेक्ट आपके असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके सीरीज में बाद में प्लेस करते हैं. ठीक है, सो एज वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द सब्जेक्ट टुडे, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज अ हेड वर्ड. ये हेड वर्ड आपका सिंगल भी हो सकता है, ये टू वर्ड्स का भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है. ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए. हेड वर्ड इज ओनली इन सिंगल वर्ड. इट मे बी इन टू वर्ड्स और इट मे बी विद द फ्रेज. ये तीन तरह से आ सकता है. ये सिंगल वर्ड भी है और ये अभी मैं एग्जाम्पल से भी आपको प्रूव करूँगी. तो हेड वर्ड सिंगल वर्ड भी होता है. सिंगल वर्ड अगर होगा तो इट मे बिकम इन द नाउन फॉर्म, इन द प्रोनाउन, इन द पोजेसिव एडजेक्टिव. ये किसी भी रूप में हो सकता है. हेड वर्ड मोस्टली अगर ये टू वर्ड्स में आता है ना, हेड वर्ड है. हेड वर्ड सिंगल होगा तो मोस्टली आपका नाउन में ही होगा. और अगर टू वर्ड है यानी एक हेड वर्ड है तो उसका एक आगे वाला पार्ट क्वालिफायर है. ठीक है, क्वालिफायर मतलब क्वालिफाई, विशेषता बताने वाले शब्द. एंड यू नो क्वालिफायर वर्ड विशेषता बताने वाले में मतलब जो विशेषता बताए जिन्हें आप एडजेक्टिव कहते हैं. तो ये क्वालिफायर आपका आर्टिकल के रूप में भी आ सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में भी आ सकता है. ठीक है, क्वालिफायर. यही क्वालिफायर अगर एक सिंगल वर्ड में है अपने हेड वर्ड के साथ तो क्वालिफायर कहलाता है. और अगर ये टू वर्ड्स में आ गया यानी हेड वर्ड और उसके साथ टू वर्ड्स तो यही क्वालिफायर आपका डिटरमाइनर यानी ये क्वालिफायर आपका डिटरमाइनर हो गया और उसके साथ उसका एडजेक्टिव हो गया और उसके बाद उसका हेड वर्ड हो गया. अब आपका हेड वर्ड सिंगल वर्ड में नहीं है, उसके साथ उसका डिटरमाइनर है और एडजेक्टिव है. तो क्वालिफायर और डिटरमाइनर में एक माइन्यूट डिफरेंस है. क्वालिफायर आपको क्वालिफाई यानी विशेषता बताता है और डिटरमाइन जो है वो उसको श्योर करता है, निश्चित करता है, उसकी लिमिट मानता है. डिटरमाइनर जो है वो आपके हेड वर्ड को सीमित करता है, उसको फाइनाइट करता है, सीमित करता है. ठीक, ये लेकिन है दोनों एक ही पार्ट. क्वालिफायर जो है वो सिंगल वर्ड के रूप में है, वो एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है और आर्टिकल एन द के रूप में भी हो सकता है. लेकिन जब ये क्वालिफायर एडजेक्टिव के साथ होता है तो जो आपके इस एडजेक्टिव के साथ वाला वर्ड क्वालिफायर होता है एन द, दिस, दैट, सम, एनी वगैरह, वो सारे आपके डिटरमाइनर हो जाते हैं. फिर एडजेक्टिव होता है और फिर उसका हेड वर्ड आता है. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या चर्चा की कि हेड वर्ड जो है वो आपका सिंगल वर्ड में यानी नाउन में ही होता है. जब वो टू वर्ड्स में होता है तो हेड वर्ड टू वर्ड्स में एक डिटरमाइनर होता है और एक उसका एडजेक्टिव होता है. ठीक है,
अभी ये दो कंडीशन हो गई कि अब वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड कंडीशन ऑफ आवर हेडवर्ड। जब हमारा हेडवर्ड जो है वो यानी हेडवर्ड सिंगल कंडीशन में आया और इसके बाद आपका जो हेडवर्ड है डिटरमाइनर हुआ, एडजेक्टिव हुआ और हमारा हेडवर्ड हुआ। अब ये इसके साथ तीसरी कंडीशन तक होती है जब हमारा हेडवर्ड एक्टिव फ्रेज के साथ होता है, सिंगल, डबल एंड देन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स जो विशेषता जो क्वालिफाइंग बताई, जो क्वालिटी बताई जा रही है दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन सिंगल वर्ड और टू वर्ड बट इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, शब्द समूह में बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो आपका हेडवर्ड के बाद फ्रेज मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आपका यही सीरीज आपको रिऑर्डर में क्या ध्यान रखना है कि द पार्ट विच इज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट विद द हेडवर्ड दैट मे बी मैक्सिमम इन 4 कंडीशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ें हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस डिटरमाइनर, देन एडजेक्टिव, देन हेडवर्ड एंड देन एडजेक्टिव फ्रेज। ये 4 चीज़ें मैक्सिमम आ सकती हैं। अब एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें, एडजेक्टिव फ्रेज, तो व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? जब आपका एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे द बर्ड सीटेड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ पक्षी, यानी जो हेडवर्ड है दैट इज आपका बर्ड। अब वो बर्ड की विच वन, बर्ड्स पक्षी, कौन सा पक्षी, विच वन, who is sitting on the branch of the tree, तो the bird seated on the tree, on the branch of the tree, तो seated on the branch of the tree ये ग्रुप आपका उस बर्ड की वो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये उसका एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो इस तरह से, या द गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर, कोने में बैठी हुई लड़की, तो द गर्ल दैट इज हेडवर्ड। द आपका जो है वो आपका आर्टिकल हो गया और गर्ल हेडवर्ड है। और सिटिंग इन द कॉर्नर, कोने में बैठने वाली लड़की, तो सिटिंग इन द कॉर्नर दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज, जो आपका गर्ल यानी हेडवर्ड के बाद प्लेस रखेगा और उसके बाद आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स जो है आपके हेडवर्ड का, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। लास्ट पॉइंट, आपका हेडवर्ड नाउन सिंगल जब होता है तो नाउन होता है, कभी कभी जीरन और इंफिनिटिव के रूप में भी आपका जो हेडवर्ड यूज होता है अगर सिंगल है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा जीरन है और इंफिनिटिव है ये भी आप जब सब्जेक्ट का प्लेस लेता है तो सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जैसे टू स्मोक इज यूजुअल फॉर्म है, तो यहाँ पे जो टू स्मोक है वो आपका इंफिनिटिव है ना। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग जीरन है जो आपका नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, जीरन है लेकिन नाउन की तरह वर्क कर रहा है और सिंगल हेड वर्ड है, वो सेंटेंस में सिंगल हेड वर्ड है, इसका मतलब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट है। ठीक है, once again I am going to summarize your subject part. Subject or doer is the part which names the person or things, person, place or thing। ठीक है, वो आपका सिंगल हेडवर्ड हो सकता है, 2 वर्ड में आपका डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के साथ आ सकता है, और अगर फ्रेज इंक्लूड करता है तो डिटरमाइनर, आर्टिकल, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में हो सकता है। ओके स्टूडेंट, so this one is all about your subject, and as far as your exercise is concerned, I think that you are practicing with the book New Style General English, so you have to attempt exercise 2.7 on page 22. Okay, in my next video I will discuss this answer sheet of this exercise. Till then, have a nice day. हेलो स्टूडेंट्स, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासों में आज मैं क्लास 10th में विषय हिंदी और संस्कृत खंड का पाठ है जीवन सूत्राणी। इस जीवन सूत्राणी के 4 श्लोक मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, आज 5वां श्लोक आपको पढ़ा रही हूँ, और जो श्लोक मैं आपको पढ़ा रही हूँ
ये सब आपको हिंदी होमवर्क कॉपी में इनका हिंदी अनुवाद बनाना है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, किम सदेक पदम धर्मम, किम सदेक पदम धर्मम, किम सदेक पदम का अर्थ क्या है? क्या धर्म का एकमात्र आधार क्या है? धर्म का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम यश, यश का एकमात्र आधार क्या है? यश माने क्या होता है? कीर्ति। किम सदेक पदम स्वर्ग, स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम सुखम, और सुख का एकमात्र आधार क्या है? फिर से देखिए, किम सदेक पदम धर्मम, धर्म का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम यश, और यश का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम सुखम, और सुख का एकमात्र आधार क्या है? आइए 6 नंबर के श्लोक में, दाक्षमेक पदम धर्मम, दाक्षमेक पदम धर्मम यानी चतुराई ही धर्म का एकमात्र आधार है। आप इसको चतुराई भी कह सकते हैं या निपुणता भी कह सकते हैं। तो चतुराई ही धर्म का एकमात्र आधार है। दान में पदम यश, और दान ही यश का एकमात्र आधार है। दान ही यश का एकमात्र आधार है। सत्य में पदम स्वर्गम, सत्य का एकमात्र आधार क्या है? स्वर्ग। शील में पदम सुखम, और सहनशीलता ही एकमात्र सुख है, सुख का आधार है। सहनशीलता ही सुख का एकमात्र आधार है। इसे देखिए, दाच में एक पदम धर्म, धर्म का एकमात्र आधार क्या है? चतुराई या निपुणता। दान में एक पदम यश, यश का एकमात्र आधार दान है। सत्य में एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार है सत्य, स्वर्ग का एकमात्र आधार है सत्य। शील में एक पदम सुखम, सुख का एकमात्र आधार है सहनशीलता। 7 नंबर के श्लोक में है, धान्यानाम उत्तमम किम सदम धनानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यों में सबसे उत्तम धन क्या है? धान्यों में सबसे उत्तम धन क्या है? किम सदम मीन्स होता है क्या? धान्यों में सबसे उत्तम धन यानी श्रेष्ठ धन क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है? देखिए, धान्यानाम उत्तमम किम सद्, धान्यों में सबसे उत्तम क्या है? धनानाम स्यात् किम उत्तमम, और धनों में सबसे उत्तम क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में सबसे उत्तम क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम क्या है? बच्चों, इन तीनों श्लोकों का अर्थ मैं पुनः बता रही हूँ। किम सदेक पदम धर्मम, धर्म का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम यश, यश का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम सुखम, और सुख का एकमात्र आधार क्या है? दाक्षमेकम पदम धर्मम, निपुणता ही धर्म का एकमात्र आधार है। निपुणता ही धर्म का एकमात्र आधार है। दान में एक पदम यश,
यश का एकमात्र आधार दान है। सत्य में पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार सत्य है। शील में पदम सुखम, और सहनशीलता ही सुख का एकमात्र आधार है। धान्य नाम उत्तमम किम सदम धनानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यों में सबसे उत्तम क्या है और धनों में सबसे उत्तम क्या है। लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में सबसे उत्तम क्या है। सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम क्या है। इसे देखिए एक बार। किम सदैव पदम धर्मम, धर्म का आधार क्या है, एकमात्र आधार क्या है। किम सदैव पदम यशम, और यश का एकमात्र आधार क्या है। किम सदैव पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है। किम सदैव पदम सुखम, और सुख का एकमात्र आधार क्या है। ताच में पदम धर्मम, यानी निपुणता या चतुराई ही धर्म का एकमात्र आधार है। दान में पदम यशा, यश का एकमात्र आधार दान है। सत्य में पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार सत्य है। शील में पदम सुखम, सहनशीलता ही सुख का एकमात्र आधार है। धान्य नाम उत्तमम किम सदम धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धान्यों में उत्तम क्या है और धनों में उत्तम क्या है। लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, सुखा नाम उत्तमम स्यात् किम उत्तमम, लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने 7 नंबर तक के श्लोकों का हिंदी अनुवाद अभी आपको बताया। अब 8 नंबर का जो श्लोक है वो सुनिए, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने होता है चतुराई, दाक्ष्यम माने चतुराई। धनानाम उत्तमं श्रुतम, और धनों में उत्तम विद्या, श्रुतम माने विद्या। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, और लाभों में उत्तम है आरोग्यता, यानी किसी तरह का रोग ना होना। सुखानाम तुष्ट उत्तमा, और सुखों में सबसे उत्तम सुख है क्या। सुखानाम सुखों में सबसे उत्तम सुख है संतोष, संतुष्टि। इसे देखिए, धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, धान्यों में सबसे उत्तम धन है चतुराई, दाक्ष्यम माने चतुराई। और धनानाम उत्तमं श्रुतम, और धनों में सबसे उत्तम सुख है विद्या। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में सबसे उत्तम लाभ है आरोग्यता, यानी किसी प्रकार का रोग ना होना। सुखानाम तुष्ट उत्तमा, और सुखों में सबसे उत्तम सुख है संतोष। ठीक है, इसे देखिए। धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, धान्यों में सबसे उत्तम धन है चतुराई, और धनों में सबसे उत्तम है विद्या। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में सबसे उत्तम है आरोग्यता, निरोगता। सुखानाम तुष्ट उत्तमा, और सुखों में सबसे उत्तम सुख है संतोष। बच्चों 9 नंबर के श्लोक में आइए। किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न शोचति, किन्नु हितार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। देखिए, एक श्लोक में प्रश्न होगा तो दूसरे में उसका उत्तर है। किन्नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय होता है। किन्नु हित्वा न शोचति, और वह क्या छोड़कर, क्या त्याग कर शोक नहीं करता है। किन्नु हित्वा
किन्नु हितार्थवान भवति, और मनुष्य क्या छोड़कर अर्थवान बन जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। मानव हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अभिमान को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, मनुष्य क्रोध को छोड़कर कभी शोक नहीं करता है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर कभी शोक नहीं करता है। कामम हितार्थवान भवति, और मनुष्य इच्छाओं को छोड़ करके अर्थवान बनता है। मनुष्य इच्छाओं को छोड़ करके अर्थवान बनता है। लोभम हित्वा सुखी भवेति, और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ऐसे देखिए, किन्नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचति, और वह क्या छोड़कर शोक नहीं करता है। किन्नु हितार्थवान भवति, मनुष्य क्या छोड़कर अर्थवान होता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेति, और वह क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। मानव हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अभिमान को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, मनुष्य क्रोध को छोड़कर कभी शोक नहीं करता है। कामम हितार्थवान भवति, और मनुष्य इच्छाओं को छोड़ करके अर्थवान बनता है। लोभम हित्वा सुखी भवेति, और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है। शंकुचिन्हक का वक्र पृष्ठ। शंकुचिन्हक का वक्र पृष्ठ माना शंकु AEB की त्रियक शंकु AEC की त्रियक ऊंचाई AC बराबर कैपिटल L, शंकु छिन्नक की त्रियक ऊंचाई BC बराबर स्मॉल l, शंकु ADB की त्रियक ऊंचाई क्या है AB। AB बराबर क्या आएगा AC माइनस BC। AC का मान है कैपिटल L माइनस स्मॉल l, तो यहां से AB का मान आ जाएगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l। अब आइए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में इन्हें देखिए। कोण AOB बराबर कोण AOC, यहाँ पर देखिए कोण AOB 90 है, कोण AOC भी क्या है 90 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक सम ईच 90। अब इसके बाद आगे देखिए क्या है, कोण OAB बराबर कोण O'AC उभयनिष्ठ। क्या होगा ये उभयनिष्ठ। कोण OAB बराबर कोण O'AC। यहां से देखिए क्या मिलेगा, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज AO'C। कोण कोण समरूपता। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसे क्या कहेंगे, कोण कोण समरूपता। अब देखिए, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब त्रिभुज AOB में अगर हम भुजा लेंगे OB, तो त्रिभुज AO'C में इसके संगत भुजा आधार क्या लेंगे, O'C। त्रिभुज AOB में अगर हम कर्ण AB लेंगे तो इसके संगत भुजा त्रिभुज AO'C में क्या होगा, AC। कारण क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपात में होती। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। किस अनुपात में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। अब आइए मान रखते हैं। OB का मान क्या है, R2 है। O'C का मान है R1। AB का मान है कैपिटल L माइनस स्मॉल l,
और AC का मान है कैपिटल L। अब देखिए शंकु छिन्नक में क्या है, शंकु छिन्नक के आधार की त्रिज्याएं R1 व R2 है। शंकु छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई स्मॉल l है, यानी कैपिटल L नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कैपिटल L का मान स्मॉल l R1 और R2 के पदों में ज्ञात करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, R2 इंटू L बराबर कैपिटल L इंटू R1 माइनस स्मॉल l इंटू R1। माइनस इधर आएगा प्लस होगा, कैपिटल L R1 माइनस प्लस इधर आएगा माइनस कैपिटल L इंटू R2। स्मॉल l R1 बराबर कैपिटल L कॉमन ले लेंगे, R1 माइनस R2। तो यहाँ से स्मॉल l R1 अपॉन R1 माइनस R2 बराबर आ जाएगा कैपिटल L। तो यहाँ से कैपिटल L बराबर आ जाएगा स्मॉल l R1 अपॉन R1 माइनस R2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण A। कैपिटल L बराबर क्या आ गया, स्मॉल l R1 अपॉन R1 माइनस R2। अब देखिए इसके बाद क्या निकालना है, शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठ। शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले शंकु के वक्रपृष्ठ में छोटे वाले शंकु का वक्रपृष्ठ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बड़ा वाला शंकु क्या है, शंकु ABC का वक्रपृष्ठ माइनस शंकु ADB का वक्रपृष्ठ। ठीक है, शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होगा, शंकु AEC का वक्रपृष्ठ माइनस शंकु ADB का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो यहां से देखिए शंकु AEC का वक्रपृष्ठ क्या होगा, पाई R1 इंटू कैपिटल L, क्योंकि बड़े शंकु के आधार की त्रिज्या R1 है और त्रिज्यक ऊंचाई क्या है, कैपिटल L, माइनस 1 बाई माइनस पाई इंटू छोटे वाले शंकु के लिए देखिए आधार की त्रिज्या क्या है, R2 इंटू त्रिज्यक ऊंचाई क्या है, कैपिटल L माइनस स्मॉल l। अब यहां पर देखिए पाई हम ले लेंगे कॉमन, R1 इंटू कैपिटल L माइनस R2 इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l। अब देखिए कैपिटल L का मान रखते हैं। कैपिटल L का मान क्या है, समीकरण 1 से देखिए स्मॉल l R1 अपॉन R1 माइनस R2 रख देंगे। स्मॉल l R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R2, कैपिटल L का मान क्या है, स्मॉल l R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस l है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखिए शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर C बराबर क्या होगा, पाई L है। R1 इंटू R1 क्या होगा, R1 स्क्वायर L अपॉन R1 माइनस R2। अब यहां पर देखिए बाहर क्या है, R2 है, L भी हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा R2 इंटू L। बचेगा क्या है यहां पर, R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस 1। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, L भी हम यहां पर कॉमन ले लेंगे, पाई L बाहर आ जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R2। यहां पर एलसीएम ले लेंगे, R1 माइनस R2 इसके बटे 1 मान लेंगे। R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल होगा, R1 बचेगा। और यहां पर देखिए 1 से जब हम डिवाइड करेंगे R1 माइनस R2 में तो R1 माइनस R2 बाहर जाएगा, ब्रैकेट है R1 माइनस R2। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, पाई L R1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R2। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस R1 माइनस माइनस प्लस R2 अपॉन में क्या है, R1 माइनस R2। R1 से R1 प्लस और माइनस कैंसिल होगा, पाई L R1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2
माइनस R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन में R1 माइनस R2 है। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, पाई L, एलसीएम क्या ले लेंगे हम, R1 माइनस R2, क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे और अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शंकु चिन्ह का वक्रपथ c बराबर पाई L R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर क्या होगा, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन में क्या है R1 माइनस R2। अब अगले स्टेप में देखिए R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल होगा, c बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ये क्या आया, शंकु चिन्ह का वक्रपथ c बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे L है क्या। L है शंकु चिन्ह की त्रियक अचर। अब L का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो B से हमने OC पर लंब डाल दिया, देखिए F ले लेंगे, B से हमने OC पर लंब, इसको P मान लो, B से हमने OC पर लंब डाला, BP लंब है इस पर OC। अब ये इसका मान क्या है, शंकु चिन्ह की लंब ऊंचाई h है, तो यहां पर BP भी क्या होगा, h होगा। अब ये देखिए ये पूरा आपका R1 है और ये क्या है R2, तो बचा हुआ PC बराबर क्या होगा, O डैश C माइनस O डैश P, O डैश C माइनस O डैश P। अगर ये आपका OP R2 है तो ये भी O डैश P भी क्या होगा, R2 होगा। तो यहां से PC बराबर क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। अब आइए त्रिभुज BPC में, इसमें त्रिभुज BPC में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। BC स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है। अब आइए मान रखते हैं, BC का मान क्या है, L स्क्वायर बराबर BP क्या है, स्मॉल h का स्क्वायर प्लस PC का मान क्या है, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। अब L बराबर क्या आएगा, वर्गमूल लेने पर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहां से शंकु चिन्ह की त्रियक ऊंचाई स्मॉल l बराबर क्या मिल गया, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यह शंकु चिन्ह की त्रियक ऊंचाई मिल गई। अब हमें निकालना है शंकु चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है, शंकु चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, शंकु चिन्ह का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु चिन्ह के दोनों आधारों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर और नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। तो यहां से शंकु चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L शंकु चिन्ह का वक्र पृष्ठ प्लस पाई R1 स्क्वायर नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगले स्टेप पे देखिए, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, इन दोनों से पाई हम ले लेंगे कॉमन, ये आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये हमें मिल गया शंकु चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ। क्या मिल गया, शंकु चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए हमने शंकु चिन्ह का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ निकालना सीखा है। अब आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। शंकु चिन्ह के वक्र पृष्ठ पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, एक शंकु चिन्ह की त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां क्रमशः 18 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
छिनक के प्रति सिरों की परिधियां दी गई हैं हमें 18 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर, और ये त्रियक ऊंचाई हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। त्रियक ऊंचाई L बराबर है 4 सेंटीमीटर। शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू L। यानी शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? R1 पता होना चाहिए, R2 पता होना चाहिए और L पता होना चाहिए। यानी दोनों सिरों की त्रिज्याएं पता होनी चाहिए और त्रियक ऊंचाई पता होनी चाहिए। अब आइए दोनों सिरों की त्रिज्याएं ज्ञात करते हैं। हमें दोनों सिरों की परिधियां दी गई हैं, इससे दोनों सिरों की हम त्रिज्याएं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपरी सिरे की परिधि क्या दिया गया है? तो C1 मान लेंगे बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर। C बराबर परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। तो C1 बराबर होगा 2 पाई r1 18 सेंटीमीटर, 2 से भाग देंगे 18 में 9 आएगा, तो r1 बराबर आ जाएगा 9/पाई सेंटीमीटर। ये आ गई ऊपरी सिरे की त्रिज्या 9/पाई सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद आइए निचले सिरे की परिधि को क्या मान लेंगे? C2 बराबर दिया गया है कितना है? 6 सेंटीमीटर है। C1 होगा 2 पाई r1, तो C2 क्या होगा? 2 पाई r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ से r2 बराबर क्या आ जाएगा? r2 बराबर आएगा 3/पाई सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? निचले सिरे की त्रिज्या r2 बराबर 3/पाई सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या r1 बराबर 9/पाई सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या छिन्नक का वक्रपृष्ठ निकालना है। हम जानते हैं छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई r1 प्लस r2 इंटू L, जहां L क्या है? त्रियक ऊंचाई है। जहां L क्या है? शंकु छिन्नक की त्रियक ऊंचाई। अब आइए मान रखते हैं पाई r1 प्लस r2। r1 का मान क्या है? r1 का मान है 9/पाई और r2 का मान है 3/पाई। 9/पाई प्लस 3/पाई इंटू L का मान कितना है? 4। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या ले लेंगे? पाई एलसीएम आ जाएगा 9 प्लस 3 गुणे क्या है? 4। अब देखिए पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल हो गया। 9 3 क्या होगा? 12 गुणे 4। 12 गुणे 4 कितना आएगा? 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिल गया? 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। Hello students, good morning. Myself, Suren, teacher of Shivaji Group Institution. I am going to explain the chapter is magnetic effect of current. Also, I explain the magnetic effect of current. What is magnetic effect of current? Now, I repeat. मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बता चुका हूँ ये क्या होता है, और उसी टॉपिक पे सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे क्लियर होना है। मैं आपको बताता हूँ कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आज का जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, और इस नियम को फ्लेमिंग ने दिया था, साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने दिया था। वो किस लिए दिया था? फ्लेमिंग ने इसलिए दिया था कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब धारावाही चालक तार या चालक किसी अदर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल की दिशा ज्ञात करनी है कि वो चालक पर बल किस दिशा में लगेगा और वो चालक किस दिशा में विक्षेपित होगा। नाउ आई एम एक्सप्लेन इट
आपको मैं बताता हूँ ये कैसे करना है, कि ये कैसे यूज करना है, ये क्यों बना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक चालक तार है ए और बी। इन केस magnetic field represented by P, then change to point P and Q। इसलिए AB से तो मैंने कर दिया था, इसी चैप्टर में मैंने चुंबकीय क्षेत्र को B से भी करूंगा। एक पॉइंट में यूज कर लूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र को B से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट कर लिए P Q, ताकि मैं P को चुंबकीय क्षेत्र के रिप्रेजेंट करने के लिए ले सकूँ। अब आते हैं, ये हमारे पास एक चालक तार है, लेट कर लेते हैं, हमारे पास तार है। अब इस पे एक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जो भी इसका अमाउंट हो, एक धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो आपको ऑस्टर्ड ने बताया, मैं आपको ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा चुका हूँ, उन्होंने क्या प्रयोग किया था, उन्होंने यही प्रयोग किया था, और चैप्टर का नाम भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट होना। मींस किसी भी चालक में करंट फ्लो करोगे तो वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आपने मैग्नेट तो पढ़ा ही था, मैग्नेट के रूल पढ़े थे कि मैग्नेट इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम, मतलब वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है चुंबक। अब यहाँ पर कौन कर रहा है? चालक तार, लेकिन कब कर रहा है? जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो एज ये मैग्नेट है, इस समय आपको पता है जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास जाता है, मींस जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो वहां पर एक बल कार्य करता है, जिससे वो चुंबक या तो आकर्षित होते हैं या तो प्रतिकर्षित होते हैं। ये भी बता चुका हूं मैं कि कब वो आकर्षित होंगे, कब वो प्रतिकर्षित होंगे। जब उनके एक ही जैसे ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित। दक्षिणी ध्रुव पास लाओगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षित। जब विपरीत होंगे, एक उत्तरी होगा और एक दक्षिणी, या एक दक्षिणी होगा और एक उत्तरी, ठीक है ना, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो दो तरीके के चुंबक में बल लगते हैं, एक तो आकर्षित बल होता है और एक ये प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ पर भी करंट कैरिंग कंडक्टर में धारा जैसे प्रवाहित करोगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाओगे तो इस पर भी तो बल कार्य करेगा, क्योंकि एज ए मैग्नेट। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मान लेते हैं यू शेप का, ऐसा है, हमारे पास यू शेप का मैग्नेट है, दिस साइड नॉर्थ, दिस साइड साउथ, इसकी एक साइड नॉर्थ है, एक साइड साउथ है। अब इस यू शेप के मैग्नेट में जो मैग्नेट है इसका आकार यू आकार का है। तो अब बताइए, तो इस चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र कहां पर होगा? इसके बीच में होगा कि नहीं होगा? और चुंबकीय क्षेत्र कहां होंगी? नॉर्थ से साउथ। कैसे होंगी? नॉर्थ से साउथ। अब इसी के बीच से अगर हम इस कंडक्टर को ले आते हैं, तो मींस इसी PQ कंडक्टर को मैंने यहां पर रख दिया, ये हो गया हमारे पास P एंड Q। क्लियर? P एंड Q। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? P टू Q, ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब ये आपको पता है यू शेप के मैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से कहां जाती है? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्या हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये हमारे पास क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? अब जैसे इस कंडक्टर को इसमें रखोगे तो आपको पता है कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। तो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र में इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक बल कार्य करेगा। मींस ये चुंबक इस कंडक्टर में क्या लगाएगा? बल, क्योंकि अभी ये कंडक्टर भी क्या है? चुंबक है। ये तार भी हमारे पास क्या है? चालक तार भी है ना। तो चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहा है, वो मैंने बताया, ऑस्टर बताया था कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर ये चालक तार चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। तो जब ये चुंबक होगा और ये चुंबक इस पर एक बल लगाएगा, वो बल की दिशा क्या होगी? वही तो एक्सप्लेन करना है। तो उस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ मतलब उल्टे हाथ के नियम का यूज करना होता है।
फ्लेमिंग के सीधे हाथ का और उल्टे हाथ का दोनों है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पर बल की दिशा निकालनी हो तो धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आपको बताता हूँ कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे उसकी पास की 2 उंगलियां, पहली उंगली को हम तर्जनी कहते हैं, उसके बाद की माध्यमा और बाकी को हम फोल्ड कर देते हैं। बच्ची कितनी? अंगूठे के पास की 2 उंगलियां। अब इनको हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, समायोजित करते हैं कि वो एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। जैसे देखिए अभी अंगूठा और तर्जनी हो गई तो एक दूसरे की क्या आ रही है, लंबवत। अब देखिए तर्जनी और माध्यमा, ये हमारी क्या हो गई माध्यमा, ये क्या हो गई तर्जनी, ये भी एक दूसरे कैसी है, लंबवत। तो ये एक दूसरे की कैसी है, लंबवत। तो इस तरीके से आपको फैलाना है ताकि वो एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। यही तरीका है यूज करने का फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। तो अब पता क्या है, जो तर्जनी होती है, याद करिए तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र को किस तरीके से करते हैं, बेस। जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। जो ये माध्यमा है वो माध्यमा जो है वो विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है, कैपिटल। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, माध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी। अब जैसे ही ऐसे सिंबल बना दो इन दोनों को इंडिकेट करोगे तो थंब जिस डायरेक्शन पे जा रहा होगा वो डायरेक्शन हमारा किसका हो जाएगा, फोर्स का। किसका हो जाएगा, फोर्स का। चलिए यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे ही आप फ्लेमिंग में यूज करेंगे तो तर्जनी को कहाँ करना है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो देखिए मैंने कर दिया। और आपको कहाँ करना है, माध्यमा को धारा की दिशा में। तो अभी देखिए धारा की दिशा में कर दिया। तो बेटा बल कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। तो बल की दिशा कहाँ होगी, ऊपर। इस चालक तार में जो बल लग रहा है वो कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो इस तरीके से हम अपने बाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और माध्यिका को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास की 2 उंगलियां तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो। एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, माध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी, तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को माध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से आपको लिखा भी हुआ है, जब बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और माध्यिका, ठीक है, माध्यिका में हम माध्यमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माध्यमा। क्या बोलेंगे, माध्यमा। क्या बोलेंगे, माध्यमा। ये हमारी क्या होगी, माध्यमा को इस प्रकार है, क्या बोले, माध्यिका ही बोल सकते हैं लेकिन माध्यमा ही करेक्ट होता है। जब बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं, लिखा हुआ है, इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, माध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जब आप कहीं पर भी बल निकालना हो तो इन दोनों को सेट करने के बाद अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाने लगेगा बस उसी डायरेक्शन में बल की दिशा होगी। तो आप नोट कर सकते हैं। जाति धर्म और लैंगिक मसले, जैसा कि मैंने बताया कि जाति धर्म और लैंगिक जो मसले होते हैं ये हमारे सामाजिक विभाजन के रूप में, ये हमारा सामाजिक अंतर है। इस तरीके से समाज में जाति को लेके, धर्म को लेके और लैंगिक मतलब लिंग को लेकर किस तरीके से जो है हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारे में अंतर देखने को मिलते हैं। लेकिन
हम इन 3 सामाजिक अंतरों में से पहला सामाजिक अंतर हम पहले लैंगिक को लेकर चल रहे हैं कि लिंग के आधार पर हमारे समाज में कौन कौन से मतभेद हैं और किस तरीके से हम महिलाओं और पुरुषों के साथ में मतभेद करते हैं जो कि समस्याओं का कारण बन जाता है। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले निजी और सार्वजनिक श्रम का विभाजन बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत से एक चीज़ की धारणा बना दी कि जो घर का काम होता है वो महिलाएं करती हैं और जो बाहर के काम होते हैं वो पुरुष करते हैं। जो सबसे बड़ी ये धारणा है कि मतलब जितने भी सार्वजनिक कार्य हैं या सार्वजनिक श्रम है वो महिलाएं नहीं कर सकती। इस तरह की धारणा बहुत गलत है और ये शुरू से बनी आ रही है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब इस तरह का भेदभाव महिलाओं और पुरुषों के बीच में किया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत खराब होता है। पहली चीज सबसे पहले शिक्षा का प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से महिलाओं और पुरुषों में अगर हम शिक्षा का स्तर देखते हैं तो जो महिलाओं का शैक्षिक स्तर है, लड़कियों का शैक्षिक स्तर है, वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। अगर उनका 24% है लड़कियों का तो लड़कियों की जगह 76% तक आपको पढ़े लिखे दिख जाएंगे। तो ये साक्षरता दर जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो कि एक समस्या का कारण है। दूसरा कम वेतन। कभी कभी क्या होता है एक ही कार्य के लिए महिलाओं को ज़्यादा वेतन एक ही कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है और उसी कार्य के लिए जो पुरुष होते हैं उन्हें ज़्यादा वेतन दे दिया जाता है। ये भी एक बहुत तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है जो कि बहुत गलत है। इसके साथ ही सेक्स रेशियो में अगर हम देखते हैं तो 1000 लड़कों पर हमें 943 मतलब 943 लड़कियाँ देखने को मिलती हैं जो कि ये डिफरेंस बहुत गलत है। और कुछ जगह पे कुछ देशों में कुछ राज्यों में तो ये 843 तक में पहुँच गया है जो कि चिंता का विषय है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं उनको लड़का ही चाहिए होता है तो जो लड़के प्राप्त करने की इच्छा जो है वो इस सेक्स रेशियो में इतना ज़्यादा अंतर ले आती है। इसी के साथ साथ एक लास्ट पॉइंट है वो है घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा जब भेदभाव होता है जो है वो लिंग के आधार पर तो उसमें घरेलू हिंसा में महिलाओं के साथ में जब वो अशिक्षित होंगी उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, लोग उनको पेट पे ही मार दे रहे हैं जैसा कि हम लोग भ्रूण हत्या में पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जब वो जो है घरेलू हिंसा का भी शिकार हो जाती है जिसके अंतर्गत गाली गलौज मारती हैं उनको घर में जो है उस तरीके से उनके साथ किया जाता है। नेक्स्ट है वैवाहिक हिंसा। शादी के साथ में या शादी के बाद उनके साथ जो है वो मारपीट की जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ महिलाओं का शोषण भी हो रहा है और दहेज हत्या, ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं। ये सब आप लोग छोटे से ही सुनते चले आ रहे हो, टीवी में देखते हो। तो ये घरेलू हिंसा जो होती है ये भी एक इसका प्रभाव है जो भेदभाव हो रहा है, लिंग भेद हो रहा है जो महिलाओं के साथ में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि पहले उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको राजनीति में आने का अधिकार नहीं था, जिस वजह से ये समस्या आती है। अब इन समस्याओं के समाधान करने के लिए अगर हमें इन समस्याओं से आगे आना है, हटना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, महिलाओं का सत्ता पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं भी सत्ता में आ जाती हैं तो वो और महिलाओं के दुख को और महिलाओं की प्रॉब्लम्स को जो है सरकार के सामने और फिर देश के सामने और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने रख सकती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसमें हमें महिलाओं की संख्या को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि क्या महिलाओं की राजनीति में क्या भागीदारी है कि राजनीति में अगर हम देखें, क्योंकि हमें जो है हमने प्रीवियस जो है चैप्टर में भी ये पढ़ा और हम फिर बता रहे हैं कि जब भी कोई सामाजिक विभाजन या सामाजिक अंतर या सामाजिक विभाजन राजनीतिक रूप ले लेता है तो उसका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जब तक राजनीति में वो मुद्दा नहीं आएगा या उसको राजनीतिक जो है वो महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक लोगों को भाई होता क्या है कि लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि क्या किसके साथ में भेद हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक समस्या समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि महिलाओं की राजनीति में क्या भागीदारी है। लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या है वो 10% है, बहुत कम है और वो तो ठीक है। उसके बाद अगर हम राज्यों में देखते हैं तो राज्य की जो विधानसभा है उसमें सिर्फ ये 5% है, ये भी बहुत कम है। सिर्फ 2014 में हमने एक बार देखा था कि जो राज्य की विधानसभा थी वहाँ पर लोकसभा में 12% तक जो है वो महिलाओं का स्थान दिया गया था, सिर्फ एक बार। उसके बाद अगर हम हर बार का आंकड़ा देखते हैं तो हमने अभी तक देखा कि लोकसभा जो हमारा है उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो सिर्फ 10% है, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये भेदभाव जो है बहुत ज़्यादा और भी बढ़ते जा रहे हैं। बट इसके साथ साथ इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए या थोड़ा सा इसमें एक सुधार लाने के लिए जो हमारे पंचायती राज स्तर है, पंचायती राज मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया है। ये एक
अच्छा कदम था जो हमारी स्थानीय सरकारों की तरफ से कि उन्होंने 1/3 जो है वो जो सीटें हैं वो हमारे आरक्षित कर रखी हैं महिलाओं के लिए, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अब इसी स्तर को 1/3 जो है वो जो सीटें पंचायती राज सिस्टम में है उसको भी लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में भी लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए बहुत सारे बिल भी निकाले गए हैं, बट अभी तक ये विधेयक पास नहीं हुए। मतलब ये अभी हम ये नहीं कह सकते उनको कि ऐसा हो गया, क्योंकि अभी ये 10 और 5 ही रह गया है। अभी उनको 1/3 सीटें अभी उनके लिए आरक्षित लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में नहीं की गई है। हमें आशा है कि जल्दी से ये विधेयक पास हो ताकि महिलाओं को उनका अधिकार जो कि उनके साथ एक शुरुआत से भेदभाव का चला आ रहा है, जो लैंगिक मसले बनते चले आ रहे हैं, जो लिंग को लेकर जो भेदभाव चला आ रहा है वो खत्म हो। तो जब महिलाओं की राजनीति में भागीदारी हो जाएगी और वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा और वो अपने अधिकारों के लिए अपने जो है वो अपनी, जैसे मैंने आपको कल बताया कि चुनाव में भाग लेने के लिए, दूसरा अच्छी पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा और अच्छी नौकरी पाने के लिए, तो जो उनको हर एक चीज़ में एक नारीवादी आंदोलन करना पड़ता है, एक संघर्ष करना पड़ता है अपने अधिकारों को पाने के लिए, घरेलू हिंसा से बचने के लिए कि वो अपने समाज में, अपने घर में, आजकल महिलाएं अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, समाज में सुरक्षित नहीं है। तो जब इस तरीके की राजनीति में उनकी भागीदारी हो जाती है तो वो इन समस्याओं से बाहर आ सकती है। तो मैंने पहले बताया कि सामाजिक अंतर पुरुष और महिलाओं का है, उसके बाद उनमें जो विभाजन है वो जो भेद हुआ वो उस पर विभाजन का कारण बना। कई तरह के विभाजन की वजह से महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को हीन समझ रही है और इस चीज़ को फिनिश करने के लिए, इस चीज़ को खत्म करने के लिए हमको महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो भी जो चुनाव होते हैं उसमें जो भी महिलाएं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं खड़ी होती हैं और महिलाएं चुनाव जीतती हैं तो समाज में उनको एक स्थान मिलता है और उनको एक सम्मान मिलता है। क्योंकि आज हमने पढ़ा, अब हम अपने आगे के वीडियोज़ में जाति और धर्म को क्लियर करेंगे कि किस तरह से जो जाति को लेके जो समाज में अंतर है उससे किस तरीके से विभाजन होता चला जा रहा है, हमारा समाज उससे विभाजित हो जा रहा है। जाति का मसला बहुत बड़ा मसला है और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से अगर जाति को राजनीति से जोड़ दिया जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र पे क्या पड़ेगा और उस देश पे क्या पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।